टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग सामाजिक विज्ञान की हमारी जो एक श्रृंखला चल रही है सीटेट जुलाई 2024 के लिए, उसको एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। पिछले लेक्चर को फ्रेंड्स आपने बहुत ही बढ़िया वाला प्रतिसाद दिया, आप लोगों के बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स मिले, जिससे और ज़्यादा मोटिवेशन मिला कि आप लोगों को और ज़्यादा कुछ ऐसे क्वेश्चंस करवाए जाए जो आप लोगों के एग्जाम में आपको मदद ही ना करे, बल्कि फ्रेंड्स आपकी जो इसके सीटेट के बाद में जो एग्जाम होने वाली है उसमें भी आप लोगों को हेल्प करे। तो चलिए जल्दी से हम लोग यहाँ पर में हमारे सेशन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं यहाँ पर में जितने भी लोग हैं जिन्होंने इस सेशन को फ्रेंड्स लाइक कर दिया, उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि ये बच्चे हैं जो हमारे सेशन को फ्यूल देते हैं और आगे बढ़ाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। देखिए फ्रेंड्स, पहला ही क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, और मैं आपको बता दूं ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ठीक है, और इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एनसीईआरटी आधारित क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। अब देखिए यहां पर में आपसे बोला गया है कि 3 मेन फैक्टर्स ऑफ पॉपुलेशन चेंजेस आर। अब यहां पर में 3 मेन फैक्टर्स, यहां पर में आप समझिए बात को, जनसंख्या परिवर्तन के 3 मुख्य कारण बताने अपने। और जब बात यहां पर में आ जाती है कि इस तरह से क्वेश्चंस की, तो आप लोगों को क्या करना पड़ता है, आप लोगों को मानना पड़ता है एनसीईआरटी की बात। क्या एनसीईआरटी मानता है? एनसीईआरटी किसको 3 मेन फैक्टर्स मानता है, उसको मानना पड़ेगा आप सभी लोगों को, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें पॉपुलेशन चेंज की, तो एज पर एनसीईआरटी कि भाई अगर ज्यादा बच्चों का जन्म हो रहा है तो पॉपुलेशन चेंज होगी, मतलब बढ़ेगी। बहुत ज्यादा डेथ हो रही है तो पॉपुलेशन चेंज होगी। आपको पता है पुराने ज़माने में क्या होता था, प्लेग आता था और पूरा का पूरा गांव जो है वो ख़त्म हो जाता था, ठीक है, एक गांव पूरा ख़त्म, सारे लोग मर गए, इस तरीके से होता था। बट अब तो डेथ रेट काफ़ी ज़्यादा जो है वो कंट्रोल में आ चुका है। और एक कारण जो एनसीईआरटी मानता है वो है माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह पे जाना। अब माइग्रेशन के भी 2 प्रकार होते हैं, एक होता है इमिग्रेशन और एक होता है एमिग्रेशन, ठीक है। इमिग्रेशन का मतलब होता है आप लोगों का, मान लीजिए कि आप हो, ठीक है, हम इंडिया वाले लोग, इंडियंस, ठीक है, आप हो, आपको लगा यार कि अब आपको ना भारत की सीटेट नहीं देनी है, आपको युगांडा की सीटेट देनी है। अब आप चले गए युगांडा, तो युगांडा के लिए आप, युगांडा वाले लोगों के लिए आप क्या हो, इमिग्रेंट हो, ठीक है, इमिग्रेंट, क्योंकि आप वहां गए हो तो वहां के लोग स्वागत करेंगे, आइए पधारिए इमिग्रेंट साहब। और हम क्या बोलेंगे कि ये आप कौन हो हमारे लिए, आप एमिग्रेंट हो, मतलब आपने उत्प्रवास किया, हमारे यहां से चले गए आप युगांडा की सीटेट देने के लिए, ठीक है। आप बोले यार वहां की सीटेट ज्यादा इजी होती, वहां पर में जो है मतलब कोई भी आंसर लगा दो, एक क्वेश्चन में 1 नंबर मिलता है, एक क्वेश्चन में आधा नंबर और एक क्वेश्चन में 0.25 नंबर, ठीक है। तो आप लोग जो है युगांडा निकल गए। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको बता दूं कि माइग्रेशन के 2 प्रकार होते हैं। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल के ऊपर में, आप लोग कहोगे तो मैं वो वीडियो आप लोगों को वापस से दे दूंगा इमिग्रेशन और एमिग्रेशन के ऊपर में। अगर आप चाहते हो, ठीक है, तो टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, मैं आपको वीडियो वाले सेक्शन में वो डाल दूंगा ताकि आप लोग उसको अच्छे से देख ले, ठीक है। बहुत ही ईजीएस्ट वे के अंदर मैं आप लोगों को उसको समझाया हुआ है मैंने, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो मुझे बता देना, ज्यादा कमेंट्स आएंगे तो मैं उसको जरूर आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। इमिग्रेशन और एमिग्रेशन का पूरा एक्सप्लेनेशन और उस पर बेस्ड क्वेश्चन। तो माइग्रेशन, बर्थ और डेथ, ये 3 रीजन माने गए हैं। आप देख सकते हो ये है एनसीईआरटी का डेटा। पॉपुलेशन चेंज जो है फ्रेंड्स, उसका मतलब होता है एक स्पेसिफिक टाइम में एक स्पेसिफिक जगह में क्या परिवर्तन आया है जनसंख्या के अंदर में। तो अगर ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं, ज्यादा डेथ हो रही है, या फिर ज्यादा लोग इधर उधर हो रहे हैं, तो उससे जो है चेंज हो सकता है। कुछ लोग कहेंगे कि सर मैरिज से भी हो सकता है, लेकिन फ्रेंड्स अभी थोड़ी देर पहले जब मैं हन्नान सर से बात कर रहा था, आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग जानते होंगे, तो हमारे मन में एक ख्याल आया कि भाई ऐसा भी तो हो सकता है ना मैरिज के अंदर में, ठीक है, कि जैसे कि हमेशा मैरिज में ऐसा नहीं है कि आप कहीं और ही जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, बस आप सामने वाली खिड़की में ही चला गया चांद का टुकड़ा, ठीक है। या फिर वो एक ऐसा भी होता है ना कि आपके घर आपके मम्मी पापा, आपके पापा जा रहे हैं और एक लड़का बहुत ज़्यादा रुक के उनको जो है वो कर रहा है, नमस्ते अंकल, ठीक है, अंकल आपकी थैली उठा के पहुंचा दूं क्या, या अंकल चलिए मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ अपनी साइकिल से, ठीक है। तो वो समझ जाना कि कुछ तो मामला गड़बड़ है करके, एक मामला गड़बड़ है करके एक सॉन्ग भी आया था उसमें। चलिए कोई नहीं फ्रेंड्स, तो बेसिकली मैरिज जो है फ्रेंड्स वो इतना बड़ा रीजन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं मेन फैक्टर पूछा था, इसी वजह से माइग्रेशन, बर्थ और डेथ है। तो जो लोग मैरिज सोच रहे हैं उनका आई होप कि डाउट क्लियर हो गया होगा कि क्यों एनसीईआरटी मैरिज को नहीं मानता है। चलिए, मैरिज को नहीं मानता मतलब मैरिज को जनसंख्या परिवर्तन का मेन रीजन नहीं मानता। ब्लैंक अंटार्कटिका महाद्वीप को घेरता है, ठीक है। अंटार्कटिका महाद्वीप आप लोगों को पता है एक ऐसा महाद्वीप जहां कोई नहीं रहता, ठीक है। आज तक आपने किसी ने नहीं सुना होगा कि मैं गर्मियों की छुट्टियों में अपने नानी के घर गई थी या गया था अंटार्कटिका के अंदर में। मेरे मामा का घर अंटार्कटिका के अंदर में, हम लोग गर्मी की छुट्टियों में हर साल अंटार्कटिका जाते। किसी के नाना मामा वहाँ नहीं रहते,
क्योंकि कोई रहता ही नहीं वहां पर में। तो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि अंटार्कटिका एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पॉपुलेशन नहीं है, ठीक है, जीरो पॉपुलेशन है, वहाँ कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं है। अंटार्कटिका जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को हमारे ये देखिए, आप अगर ये मैप आप लोग देखोगे यहाँ पर में, तो इस तरह से मैप में जो है नीचे में आप लोगों को दिखाई देता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा मैप को, हमारी पृथ्वी को गोल पूरा इमेजिन करो, जैसे हमारी पृथ्वी है स्फीयर या जियोइड जिसको शेप को बोलते हैं, अगर आप इमेजिन करो तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ऐसे नीचे से आप देखोगे जाके तो आपको अंटार्कटिका यहाँ दिखाई देगा, अंटार्कटिका कुछ इस प्रकार से। इसके आजू बाजू में पूरा जो समुंदर है ना, ये समुंदर को बोलते हैं सदर्न ओशियन, ठीक है, दक्षिणी महासागर। और ये दक्षिणी महासागर 60 डिग्री जो आपका लैटिट्यूड है, ठीक है, वहां से शुरू होता है बिल्कुल इधर साइड तक 60 डिग्री लैटिट्यूड से। अगर मैं आपको इस तरीके वाले मैप में दिखाऊं, ठीक है, जो कि मैप यहाँ पर मैं आप लोगों को अब यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, तो थोड़ा सा इसको हिलाना पड़ता है पहले, फिर जाके कुछ तो भी ये दिखता है इधर में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं अब दिखने लगा आपको, तो ये 60 डिग्री वाली लाइन है, मान लीजिए ये 60 डिग्री वाली लाइन यहाँ पर मैं इस तरीके से, यहाँ से आप लोगों का नीचे में जो भी समुद्र है वो समुद्र कौन सा समुद्र है, ठीक है, सदर्न ओशियन, दक्षिणी महासागर। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अंटार्कटिका महाद्वीप जो है आप लोगों का वो किससे घिरा हुआ है, तो वो घिरा हुआ है आपका सदर्न ओशियन से। अगर आप लोगों से पूछ ले कि सदर्न ओशियन कहाँ कौन से डिग्री से स्टार्ट होता है, तो अब वो आंसर आप लोग करोगे। चलिए जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे जितने भी लोग देख रहे हैं। और मैं जैसे देख पा रहा हूँ आप लोगों का लाइक से नंबर्स भी कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं और आप लोग आंसर्स कर रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोग कमेंट में आंसर कर रहे हो, मतलब अब एक माहौल बन गया है पढ़ाई वाला आप लोगों के बीच में, पढ़ाई करने वाले बच्चे, सिलेक्शन लेने वाले बच्चे, क्वालिफाई करने वाले बच्चे यहाँ पर में। देखिए सदर्न ओशियन या दक्षिणी महासागर जो है 60 डिग्री, बट क्या 60 डिग्री साउथ है या नॉर्थ है, ये भी तो सवाल उठता है। तो 7 डिग्री साउथ में, इसका नाम ही है सदर्न ओशियन, दक्षिणी महासागर। तो 60 डिग्री लैटिट्यूड की जो लाइन दक्षिण वाली है उसकी बात बेसिकली यहाँ पर में हो रही है। तो दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका को घेरे हुए है, 60 डिग्री अक्षांश के तक फैला हुआ है, 60 डिग्री अक्षांश से अटलांटिक महासागर, अंटार्कटिक महाद्वीप तक फैला हुआ है आप लोगों का, ठीक है। दक्षिणी महासागर को ही अंटार्कटिक महासागर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो आप लोगों का महासागर है सदर्न ओशियन अंटार्कटिका के पास में, इसी वजह से कई बार इस सदर्न ओशियन को, दक्षिणी महासागर को अंटार्कटिक महासागर भी बोल देते हैं हम लोग। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दक्षिणी महासागर को और किस नाम से जाना जाता है, तो अंटार्कटिक महासागर से जाना जाता है नाम से, सिंपल। बेरिंग जलडमरू मध्य किसको किसको जोड़ता है ये बताएंगे आप सभी लोग। बेरिंग जलडमरू मध्य किसको किसको जोड़ता है, बेरिंग जलडमरू मध्य। आप लोगों का आंसर आ जाना चाहिए फ्रेंड जल्दी जल्दी से, जितने भी लोग देख रहे हैं। बहुत बढ़िया। देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैं बेरिंग जलडमरू मध्य की, तो आपको सबसे पहले तो समझना पड़ेगा कि ये जलडमरू मध्य क्या होता है। जल डमरू मध्य, जल डमरू, डमरू जैसा दिखता है इस वजह से डमरू बोलते हैं, जल डमरू बोलते हैं उसको, ठीक है। और स्ट्रेट कहा जाता है इंग्लिश के अंदर में। होता यूँ है कि एक पानी का बड़ा सा स्रोत है और यहाँ पर में दूसरा पानी का बड़ा सा स्रोत है, और एक पानी का झरा या एक पानी की जो है यहाँ पर में पट्टी जो दोनों के दोनों बड़े बड़े पानी के क्षेत्रों को जोड़ती है, उस पानी के क्षेत्र को जो दोनों पानी के बड़े क्षेत्रों को जोड़ती है उसको हम लोग स्ट्रेट या फिर जलडमरू मध्य कहते हैं, ठीक है। तो आपका बेरिंग जलडमरू मध्य भी एक जलडमरू मध्य है जो कि आप लोगों को कहाँ पर में मिलेगा, ये आप लोगों को मिलेगा फ्रेंड्स आर्कटिक ओशियन और अंटार्कटिक ओशियन जो है उसके पास में, ठीक है। आर्कटिक ओशियन और प्रशांत महासागर के पास में, पैसिफिक ओशियन के पास में। देखिए कैसे यहाँ पर में पूरा आर्कटिक महासागर है आप लोगों का, ठीक है। थोड़ा सा जूम भी कर लेते हैं हम लोग, यहाँ इस प्रकार से आप देख सकते हो। यहाँ पर में अगर आप लोग ऑब्जर्व करोगे हमारी पूरी दुनिया, यहाँ हमारा भारत, यहाँ नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यहाँ जापान वगैरह, और यहाँ पूरा का पूरा आपका प्रशांत महासागर है इधर साइड में, और ऊपर में यहाँ पर में आर्कटिक महासागर है। तो दोनों को जोड़ने वाला जो एक आपका पानी का एक स्रोत है, जैसे आप यहाँ देख पा रहे होगे, ठीक है, यह आर्कटिक महासागर, ये प्रशांत महासागर, यहाँ पर में पानी का जो है वो जुड़ाव है, दोनों पानी मिले हुए आपस में इस प्रकार से। तो ये जो क्षेत्र है ना आपका ये वाला, इसको बेरिंग स्ट्रेट कहा जाता है, बेरिंग जलडमरू मध्य। तो अब आपके हिसाब से बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। और जलडमरू मध्य क्या होता है, कई बार ये भी क्वेश्चन आता है आप लोगों का। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि सीटेट दिसंबर 2018 के एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन आया था कि एक ऐसा पानी का स्रोत जो दो बड़े बड़े पानी के स्रोत को जोड़ता है उसको क्या कहते हैं, उसका आंसर स्ट्रेट था जलडमरू मध्य, ठीक है।
तो जल डमरू मध्य, बेरिंग जल डमरू मध्य अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को जोड़े हुए है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, स्ट्रेट तो आपको समझ में आ गया, स्ट्रेट या जल डमरू मध्य या जल संधि भी जिसको कहते हैं आप लोग, दो महासागरों को जोड़ती है या दो बड़े बड़े पानी के स्रोतों को जोड़ती है। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एक बड़ा सा भूमि का टुकड़ा और एक दूसरा बड़ा सा भूमि का टुकड़ा, उसको एक छोटे से जो भूमि का एक भाग है उसने जोड़ा हुआ है, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे आप सभी लोग? थोड़ा जूम करके यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। आई होप अब आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। इसके अंदर में थोड़ा सा आपको सिनेमैटिक मोड के अंदर में भी लेके चलते हैं, बाकी सबको हटा दिया हमने। यहाँ पर मैं पूरा फोकस आपका इधर में हो जाएगा अभी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं आप लोग, आई होप आप लोग देख पा रहे होंगे। ये देखिए नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पर में साउथ अमेरिका है, और यहाँ पर में एक जो है ज़मीन की पट्टी है जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़े हुए है। इसको कहते हैं इस्थमस ऑफ पनामा, क्योंकि ये जगह का नाम पनामा है तो इस जगह को इस्थमस ऑफ पनामा कहते हैं। क्या कहते हैं? इस्थमस ऑफ पनामा कहते हैं, ओके। तो यहाँ पर में आप देखिए नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, थोड़ा सा और जूम कर ले हम लोग यहाँ पर में, तो आप लोगों को इस्थमस ऑफ पनामा दिख जाएगा। तो अगर क्वेश्चन में आ जाए आप लोगों से कि भाई एक ऐसी छोटी सी जमीन का टुकड़ा जो बड़े बड़े दो जमीन के बड़े बड़े टुकड़ों को जोड़े हुए हैं, तो उनको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं इस्थमस, स्थल संधि, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड, देखिए सिपाही जो सिपाही थे, ठीक है, मेरठ के अंदर में उन्होंने विद्रोह कर दिया था। 1857 की विद्रोह की तारीख मानी जाती है कि यही से हुई थी। तो आप बताइए कि सिपाही विद्रोह जो है वो कौन से तारीख को हुआ था? बता दीजिए जल्दी जल्दी से, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोगों का? जी गुड। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं 1857 का जो विद्रोह हुआ था, आपको पता है 1857 की क्रांति हुई थी अंग्रेजों के खिलाफ। भारत के कई सारे जो राजवंश थे, कई सारे सिपाही थे, वो इकट्ठा आए और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू किया। सबसे पहले सिपाहियों ने ये विद्रोह शुरू किया था मेरठ में। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि 1857 का युद्ध शुरू कहाँ से हुआ था? मेरठ से। वो तारीख थी आप लोगों की 10 मई 1857, ये याद रखना है आप लोगों ने। एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है 10 में 1857 को ये जो है युद्ध शुरू हुआ था आपका, ये रिवॉल्ट शुरू हुआ था, ठीक है। तो आप देखिए इसके पीछे की कहानी क्या है वो मैं आपको पूरी की पूरी बताता हूँ, ध्यान से समझिए आप लोग। 29 मार्च 1857 की बात है। ये थे हमारे मंगल पांडे। मंगल पांडे भैया ने क्या किया, बैरकपुर के अंदर में, ठीक है, वो सिपाही के रूप में काम कर रहे थे, अपने अधिकारियों पर ही गोली चला दी उन्होंने। अब आप लोगों से पता है कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल पूछा जाता है आप लोगों से, सभी लोगों से, ठीक है, एग्जाम के अंदर में, काफ़ी सारे एग्जाम के अंदर में आया हुआ है। मंगल पांडे कौन से वाली रेजिमेंट के सिपाही थे? बन सकता है ना ये क्वेश्चन आप लोगों का, कौन सी वाली रेजिमेंट थी आप लोगों की? तो आप लोग आगे वाली एग्जाम के लिए, अगर आप DSSS भी देना चाहते हो, बीपीएससी देना चाहते हो आगे जाके, या फिर आप लोग सुपर टेट देना चाहते हो, यूपी का केवीएस देना चाहते हो, तो प्लीज याद रखना बैरकपुर के अंदर में 34वें नंबर की 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री उसको बोला जाता था। बंगाल की 34वें नंबर की जो सैनिक टुकड़ी थे उसके मेंबर थे, उसके सदस्य थे। अपने अधिकारियों पर गोली कब चलाई थी उन्होंने, ये भी क्वेश्चन आता है 29 मार्च 1857 को। और फ्रेंड्स फाइनली 8 अप्रैल को, 8 अप्रैल, ठीक है, 1857 को, कुछ ही दिनों बाद उनको फांसी पर लटका दिया गया बैरकपुर के अंदर में। उसके बाद में क्या होता है कि सिपाहियों में रोष था, सिपाहियों के अंदर में गुस्सा था कि हमारे एक सिपाही को फांसी पे लटका दिया। बात है 9 मई 1857 की, विद्रोह शुरू होने के एक दिन पहले, ठीक है, वो आजकल मूवी में दिखाया जाता है ना फ्लैशबैक, ठीक है, घटना के एक दिन पहले की बात, वैसे वाली। तो घटना के एक दिन पहले मेरठ में क्या हो रहा था, ठीक है, मेरठ के अंदर में कुछ सिपाही थे, वहां पर में प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसको मॉक ड्रिल या ड्रिल कहा जाता है, ठीक है। ड्रिल मतलब वो गड्ढा खोद रहे थे, ढड़ 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 वाला ड्रिल नहीं है, ड्रिल मतलब यहाँ प्रैक्टिस कर रहे थे। अब उनको कुछ नई वाली बंदूक दी गई, नए वाले बंदूक दी गई, उसमें कार्ट्रिज डालना होता था, रिफिल करने के लिए कार्ट्रिजेस होते हैं, उसको डालना था। अब वो कार्ट्रिज जो था जिसको फिल करते थे बंदूक में, उसको ऐसे मुंह से फाड़ना होता था, फिर वो बारूद और उसमें एक छर्रा होता था, उसको अंदर डालो, फिर एक डंडे से उसको ठूसो अंदर में और फिर गोली चलाओ, ठीक है। तो जो नई वाली कार्ट्रिज आई थी, ऐसा माना जा रहा था कि जिसको मुंह से फाड़ना है उसके ऊपर में जो है काऊ और पिग का ग्रीस लगा हुआ है। अब आपको पता है फ्रेंड्स कि हिंदू धर्म के अंदर में जो है वो काऊ को पूजनीय माना गया है, और मुस्लिम धर्म के अंदर में पिग को हाथ लगाना भी वर्जित है, हाथ नहीं लगाना है उसको। तो दोनों ही धर्म की आस्था का सवाल था। 85 सिपाही ऐसे थे, देखिए ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का DSSS के अंदर में आ चुका है, यूपी TGT की एग्जाम के अंदर में भी आ चुका है कि कितने सिपाहियों को जो है वो डिसमिस कर दिया गया था और 10 साल की सजा दे दी गई थी।
85 सिपाही थे, इनको डिसमिस कर दिया गया और 10 साल की सजा सुना दी गई और उसी दिन उनको जेल में डाल दिया। उसके अगले दिन, ठीक है, जो बाकी सिपाही जो बाहर थे उन्होंने सोचा यार ये तो गलत हो गया, कुछ समय पहले हमारे एक साथी को फांसी पे लटका दिया, अभी हमारे 85 सिपाहियों को 10 साल के लिए जेल में डाल दिया, ये तो सरासर दादागिरी है। ठीक है, तो 10 मई 1857 को जो सिपाही बाहर थे उन्होंने जेल पर हमला कर दिया, मेरठ की जेल में हमला कर दिया और अपने सिपाहियों को छुड़ा लिया इस तरीके से। ठीक है, हमला करके अपने सिपाहियों को छुड़ा लिया और उन्होंने बोल दिया कि अब विद्रोह शुरू हो चुका है। तो इस तरह से जो है फ्रेंड 10 मई 1857 को मेरठ से ये युद्ध शुरू हुआ था। आपसे पूछा जा सकता है कि 85 सिपाहियों को डिसमिस करके 10 साल के लिए जेल में डाल दिया गया था क्योंकि उन्होंने मॉक ड्रिल करने में मना कर दिया था, वो तारीख कौन सी थी? तब आंसर 9 मई होगा। ठीक है, 10 मई के एक दिन पहले वाली बात। ओके, तो ये यहाँ जो क्वेश्चन पूछा था आपसे वो पूछा था कि कब रिवोल्ट शुरू हुआ था, तो 10 मई को शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था ये आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएंगे जल्दी जल्दी से, कहाँ से शुरू हुआ था जल्दी बता देंगे आप सभी लोग। और बहुत सारे लोग यहाँ पर में देखिए फ्रेंड 900 के करीब करीब लोग हमारे साथ में यहाँ पर में जुड़ गए हैं, बहुत जल्दी हम लोग 900 टच कर जाएंगे। तो जल्दी से आप लोग सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे। जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो है फ्रेंड्स आप लोगों की क्वेश्चन आप लोगों ने कर दिया। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। देखिए जोड़ियां मिलानी है आप लोगों ने। ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी के अंदर में जो भक्ति आंदोलन है उससे रिलेटेड है आपका। वीर शैव आंदोलन, वारकरी समाज और संत तुकाराम, इनसे रिलेटेड जो बातें हैं वो आप लोगों ने यहां पर में बतानी है। तो देखिए अगर मैं बात करूं वीर शैव आंदोलन की, तो ये आंदोलन कहां स्टार्ट हुआ था पता है आप लोगों को? कोई बता सकता है? 1 नंबर का क्वेश्चन तो ये भी बन सकता है आपका। तो ये स्टार्ट हुआ था कर्नाटका में, कर्नाटका में। ओके, किसने स्टार्ट किया था? बासवन्ना ने अपने साथी, ठीक है, अल्लामा प्रभु और अक्क महादेवी, उनके साथ में स्टार्ट किया था। ठीक है, इसको लिंगायत समुदाय भी बोलते हैं वीर शैव आंदोलन वालों को। ठीक है, उनके बारे में अभी आगे मैं बताऊंगा आप लोगों को मैं। वारकरी संप्रदाय, वारकरी संप्रदाय वह संप्रदाय है जो विट्ठल भगवान को मानता है महाराष्ट्र के अंदर में, और वो हर साल वारकरी संप्रदाय के जो लोग हैं वो हर साल पंढरपुर जाते हैं। पंढरपुर के अंदर में विट्ठल जो भगवान है जिनको विष्णु का अवतार माना जाता है, ठीक है, उनके दर्शन करने के लिए पंढरपुर जाते हैं। एक महाराष्ट्र में एक बड़ा ही फेमस सा भक्ति सॉन्ग भी है, अभंग है, विट्ठल विट्ठल विट्ठला हरि ओम विट्ठला, अभंग बोलते हैं उसको। ठीक है, वो अभंग संत तुकाराम ने लिखा था, तो संत तुकाराम के जो भजन है उनको अभंग कहा जाता है। ऐसा ही एक अभंग वारकरी संप्रदाय में बड़ा फेमस है। ठीक है, विट्ठल भगवान के लिए, विट्ठल भगवान की आराधना करने के लिए वारकरी संप्रदाय के लोग पंढरपुर जाते हैं। ठीक है, ओके, तो ये आंसर आप लोगों का वारकरी संप्रदाय का पंढरपुर हो जाएगा और संत तुकाराम के भजनों को अभंग कहा जाता है। तो 2 2 1 3, तो सी इज द करेक्ट आंसर। कितने लोगों का सही था हाथ ऊपर करके बता देंगे जल्दी से। 200 से भी ज्यादा का चैट रेट चल रहा है आप लोगों का फ्रेंड्स। तो मतलब जो बच्चे यहाँ एक्टिविटी कर रहे हैं, जो बच्चे यहाँ पर में आंसर्स कर रहे हैं वो आगे बढ़ेंगे, ये मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। इतने सालों के अपने अनुभव के साथ में बता सकता हूँ कि वो बच्चे आगे बढ़ने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा, बासवन्ना जो थे उन्होंने फ्रेंड्स वीर शैव आंदोलन शुरू किया था अपने साथी किन किन के साथ में? अल्लामा प्रभु और अक्क महादेवी के साथ में। कौन से राज्य में शुरू किया था और कौन सी शताब्दी में शुरू किया था? चलिए ये बता दीजिए, कौन सी शताब्दी थी? 12वीं शताब्दी के अंदर में, 12th सेंचुरी में। कौन से राज्य में? आज के कर्नाटक राज्य में इसको शुरू किया था। ये इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है, और केवल आपके सीटेट में नहीं बल्कि आगे वाली आने वाली एग्जाम्स में भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, महाराष्ट्र के जो संत थे, ठीक है, उनमें से काफी सारे संत थे जिन्होंने विट्ठल भगवान की आराधना पर बल दिया। विट्ठल भगवान का मंदिर पंढरपुर में है, महाराष्ट्र के पंढरपुर में। विट्ठल भगवान जो है वो किसके अवतार है? शिव के अवतार है, विष्णु के, या किसके अवतार है? जल्दी बताइए आप लोग कमेंट करके। ठीक है, दोनों की कर सकते हो लक्ष्मी सिंह जी आप। ठीक है, दोनों का ही किया जा सकता है। काफी सारे बच्चे जिन्होंने किया हुआ है पढ़ाई सीटेट की और बीपीएससी दोनों की। वारकरी संप्रदाय के लोग वो लोग होते हैं जो विष्णु भगवान के भक्त, जो विट्ठल भगवान के भक्त होते हैं और हर साल पंढरपुर जाते हैं उनकी आराधना करने के लिए। ठीक है, ऐसे ही एक महाराष्ट्र के भक्ति संत हुए संत तुकाराम, जिन्होंने जो कि चोखमेला नाम के एक संत थे, उनके बेटे थे। चोखमेला जो है ये भी संत थे एक। ठीक है, ये भी एक संत थे, संत चोखमेला। ठीक है, ये नीचे ऐसा माना जाता था कि अछूत जो जाति है उससे आए थे ये। तो इनके परिवार में बहुत सारे संत हुए, तो ये खुद एक संत थे, इनका बेटा भी संत हुए, संत तुकाराम। ठीक है, तो चोखमेला जो है उनके बेटे थे संत तुकाराम, और इन्होंने काफ़ी सारे भजन लिखे मराठी भाषा में जिनको अभंग कहा जाता है। ठीक है, अभंग। तो संत तुकाराम किनके बेटे थे?
तो चोख मेला के बेटे थे, ये याद रखना है। इन्होंने काफ़ी सारे भजन लिखे जिनको अभंग कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। चलिए नाउ अब मैं आप लोगों से एक चीज़ शेयर करूँ आप लोगों से, ठीक है। 2-3 सवाल पूछता हूँ, फिर उसके बाद में मैं कुछ चीज़ें आपके साथ में शेयर करता हूँ। कल जो है आप लोगों के लिए हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें डिसाइड की है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। एक तो आप लोग सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए कि पंढरपुर कहाँ पर में आता होगा आपके हिसाब से, कौन से राज्य में पड़ता होगा, ये आप बता दीजिए। बासवन्ना ने कौन सा वाला संप्रदाय शुरू किया था, ये आप लोग मुझे बता दीजिए। बासवन्ना ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था, ठीक है। अभंग कौन से भाषा में लिखे गए भजन थे, ये आप लोग मुझे बता दीजिए। अभंग कौन से भाषा के। अब मेरी बात अगले 2 मिनट के लिए बहुत ध्यान से सुनना आप लोग, क्योंकि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जितने भी बच्चे हैं जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो सीटेट की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए टीचिंग परीक्षा, ध्यान से समझिए आप सभी लोग, बहुत ध्यान से, अगले 2 मिनट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचिंग परीक्षा सक्सेस किट, ठीक है, सक्सेस किट आप लोगों के लिए भेजी जा रही है, सक्सेस किट। इसमें आप लोगों के लिए फ्रेंड्स 20 OMR शीट्स रहेंगी, 20 OMR शीट्स, ठीक है, जो कि एग्जाम पैटर्न पर बिल्कुल आधारित रहेंगी। जैसे एग्जाम में मिलती है आपको 20 OMR शीट्स मिलेंगी। उन OMR शीट के अंदर में आप लोगों को एक QR कोड भी मिलेगा, जिसको स्कैन करके आप लोगों के मोबाइल में टेस्ट खुल जाएंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट खुल जाएंगी आप लोगों की, और टेस्ट आप मोबाइल में देखकर OMR शीट को भर सकते हो। तो आप लोगों का एक अनुभव आ जाएगा पेपर सॉल्व करने का, ठीक है, पेपर सॉल्व करने का अनुभव आपको आ जाएगा। तो वो हम लोग प्लान आउट कर रहे हैं, ठीक है। जल्दी आप लोगों को एक फॉर्म दिया जाएगा, उस फॉर्म को फिल करके आप लोग जो है, जो बच्चे फर्स्ट जो है गेट के ऊपर में हम लोग उसको देंगे कि जो सबसे पहले फिल करेगा उनको सबसे पहले उन तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को मोटिवेशनल जो कोट्स है स्टिकी वाले, जो चिपका सकते हो आप लोग ताकि आप लोग मोटिवेटेड रहे, उसके लिए कर सकते हैं। आपको कुछ लीफलेट्स दिए जाएंगे जिसके अंदर में रिवीजन टेक्निक आपको बताई जाएंगी। उसमें रिवीजन टेक्निक्स, फाइनमेंट टेक्निक्स सारी की सारी आपको बताई जाएंगी कि कैसे आप रिवीजन कर सकते हो। टाइम मैनेजमेंट के लिए कुछ किट आप लोगों के लिए भेजी जाएंगी, जिससे कि आप टाइम मैनेजमेंट को कैसे करें। एक शीट आपको दी जाएंगी कि आप भरो, अपना दिन ट्रैक करो कि कैसे कैसे आप लोग जो है कहाँ कहाँ अपना समय इन्वेस्ट कर रहे हो। इसके अलावा एक चार्ट भेजा जाएगा आप लोगों को, जिसके अंदर में आपकी कुछ फ्लो चार्ट्स रहेंगे, जैसे कि वायसराय ऑफ इंडिया, अलग अलग जो भारत के वायसराय है उन्होंने क्या क्या काम किया है, ठीक है। साइंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है, मैथ्स के कुछ फॉर्मूलेज है। इस तरीके से वो चार्ट में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को मिलने वाली है, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को योगा और जो ब्रेन पावर बढ़ाने के लिए आपको जो डायनामिक योगा है, ठीक है, उसकी एक लीफलेट मिलेंगी, जिससे कि आप अपने मेंटल पावर को बढ़ा सकते हो, ठीक है। उसके लिए भी आपको एक स्कैनर, एक QR कोड मिलेगा, वहाँ पर उसको स्कैन करोगे, कुछ म्यूजिक्स आप लोगों को दिए जाएंगे जो कि आपके ब्रेन की पावर को बढ़ाते हैं, ठीक है। वो सारा का सारा आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। बहुत जल्द आपको एक फॉर्म में सर्कुलेट करूंगा, तो आपको टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ा रहना है। और इसके लिए आपको क्या करना है फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे। जितने ज़्यादा आप लोगों का रिस्पॉन्स रहेगा, टीम उतनी ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगी आप लोगों के लिए और ज़्यादा करने के लिए, ठीक है। बहुत जल्द, ठीक है। लक्ष्मी गुप्ता जी बोल रहे कब दीजिएगा सर, ओनली 1 मंथ बचा हुआ है। तो लक्ष्मी गुप्ता जी, जितना ज़्यादा आप लोगों का सपोर्ट रहेगा, जितना ज़्यादा आप लोग सहयोग करोगे, उतना जल्दी जल्दी हम लोग यहाँ पर में कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, ये तो मैंने जस्ट आपको बताया कुछ चीज़ें। इसके अलावा हम और भी चीज़ें इसमें जोड़ रहे हैं, पूरी किट रहेंगी जो आपके घर पर आएगी। फॉर्म आप लोगों को मैं फिल करने के लिए दे दूंगा जल्दी ही। अब देखिए यहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप सभी लोग। द मदर ऑफ मुगल रूलर जहांगीर बिलोंग टू विच राजपूत डायनेस्टी, ठीक है। मुगल शासक थे जहांगीर, उनकी जो मम्मी थी वो कौन से राजपूत वंश से बिलोंग करती थी। NCERT के अंदर में ये दिया हुआ है आप लोगों का पूरा, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कहाँ से वो बिलोंग करती थी, ठीक है। तो जहांगीर की मम्मी, देखिए जहांगीर किसका बेटा था, जहांगीर जो है अकबर का बेटा था, अकबर का, ओके। अकबर की शादी जो है वो जो है अंबर, जिसको आप लोग आज जयपुर के नाम से भी जानते हो, आमेर भी कहा जाता है उसको, आमेर, अंबर या जयपुर, उनकी जो राजकुमारी थी, ठीक है, जिनका नाम था, ठीक है, आपके हरकाबाई या हीरा कुंवारी भी बोलते थे। अब जोधाबाई तो चलो जोधा अकबर नाम पड़ गया, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में उनका नाम हरकाबाई या फिर कई जगह पे हीरा कुंवारी भी मिलता है, ठीक है। तो जिनको आप जोधाबाई के नाम से जानते हो ना, जोधाबाई, एक्चुअल में जोधाबाई से ज़्यादा जो नाम ऐतिहासिक बुक में मिलता है आपको वो है उनका हरका, ठीक है, हरकाबाई, ठीक है, या फिर हीरा कुंवारी, हीरा कुंवारी। ये जो थी हीरा कुंवारी और हरकाबाई, इनका जो बेटा था, ठीक है, उनका नाम था, ठीक है, सलीम, ठीक है, जो जहांगीर के नाम से फेमस हुआ, जहांगीर के नाम से,
ओके, जहांगीर के नाम से। तो ये हीरा कुंवारी या हरकाबाई, ठीक है, जो जहांगीर की मम्मी थी, वो कहाँ से बिलोंग करती थी आप लोगों की? ओके, तो ये आप लोगों को बताना है। वो कछवाहा थी, ठीक है, या कहाँ से थी? तो वो आमेर से बिलोंग करती थी, आमेर से। आमेर, आमेर बोलो या अंबर बोलो, ठीक है, या जयपुर बोलो, आज का जो जयपुर है वहां से बिलोंग करती थी। और वहां जो शासक शासन करते थे वो राजवंश का नाम था आपका कछवाहा राजवंश, ठीक है, जो राजवंश वहां शासन करता था वो कछवाहा राजवंश था, ठीक है। लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए, कछवाहा, ठीक है, कछवाहा राजवंश वहां पर में शासन करता था। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जहांगीर की जो मम्मी थी, ठीक है, जिनका नाम हीरा कुंवारी, हरकाबाई या जोधाबाई, जो भी आप लोग कहना चाहो, जो कि आमेर, अंबर या जयपुर उसकी राजकुमारी थी, वो कौन से राजवंश की थी? तो कछवाहा राजवंश की थी। ये एग्जाम का क्वेश्चन है आप लोगों का, जो बता रहा हूं मैं आपको। 1000 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर में जुड़ चुके हैं फ्रेंड्स, ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी जल्दी से ऐसे ही आप लोग लाइक का नंबर भी 1000 के पार पहुंचा दोगे तो बहुत ज्यादा खुशी हो जाएगी। तो ये कछवाहा राजवंश से बिलोंग करती थी, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाया है, इवन एनसीईआरटी में भी इतने आसान भाषा में ये दिया नहीं है। अकबर और जोधाबाई का बेटा, ठीक है, सलीम, जो कि बाद में जहांगीर के नाम से फेमस हुआ। तो अकबर की शादी जोधाबाई या हीरा कुंवारी या जो है हरकाबाई के जो है उनसे हुई थी, जो कि कछवाहा राजवंश की राजकुमारी थी। कछवाहा राजवंश आमेर, अंबर या जयपुर, जो भी आप लोग कहना चाहो, अलग अलग नाम से जाना जाता है, वहां पर में शासन करता था, ठीक है। वैसा ही फ्रेंड्स, जो शाहजहां की मम्मी थी, ठीक है, शाहजहां की मम्मी मतलब कि अब किसकी बीवी हो जाएगी? ये जहांगीर की बीवी अब, ओके। इसका नाम था जगत गोसाइनी, ठीक है। आप लोगों को एनसीईआरटी में भी नहीं मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन इस पर क्वेश्चन बने हुए कई सारे एग्जाम के अंदर में। जगत गोसाइनी, जगत गोसाइनी, ठीक है, गोसाइनी। ये जो है फ्रेंड्स राठौड़ वंश से बिलोंग करती थी। जोधपुर का जो राठौड़ वंश था, जोधपुर का राठौड़ वंश, ठीक है, राठौड़ राजवंश से, ठीक है। तो ये किसकी मम्मी थी? वो शाहजहां की मम्मी थी, ठीक है, शाहजहां की। तो सलीम की बीवी और शाहजहां की मम्मी राठौड़ वंश से बिलोंग करती थी। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर में, जहांगीर की मम्मी कछवाहा राजवंश से थी, ठीक है, और शाहजहां की मम्मी राठौड़ वंश से थी। तो आप लोग जो मुगल कहते हो ना कि मुगल शासक, मुस्लिम शासक, आप देखिए मैक्सिमम जो मुगल शासक हुए उनकी मम्मियाँ जो थी वो राजकुमारियाँ थी, किसी न किसी राजपूत राजकुमारियाँ थी। तो अगर मान लो कि खुद जहांगीर, ठीक है, वो जो है वो मुस्लिम पिता और हिंदू माता की संतान थी, ठीक है, और उसके बाद में जो है जो शाहजहां शासक बनता है वो खुद जो है वो एक मुस्लिम पिता और हिंदू माता की संतान थी। तो मुगलों को पूरी तरह से मुस्लिम्स कहना ये सही नहीं होता है वो, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन आप लोगों का बनता है। महाराजा सवाई जयसिंह जो थे जयपुर के, उन्होंने 5 ये बनवाए थे आप लोगों के, जंतर मंतर बनवाए थे 5। आपको बताना है इनमें से कहाँ पर में उन्होंने नहीं बनवाया था, ओके, कहाँ पर में नहीं बनवाया था। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के देखिए आंसर्स आने स्टार्ट हो गए यहाँ पर में, कंटिन्यूअसली आप लोग आंसर्स कर रहे हो, ठीक है। अब देखिए सवाई जयसिंह के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो उन्होंने जंतर मंतर कहाँ कहाँ बनवाए, मेरे साथ साथ में सभी लोग लिखते जाएंगे। अगर आप लोग लिखोगे तो मैं आप लोगों को और अच्छे से बताता हूँ, ठीक है। आपको याद रखना है जयपुर में उन्होंने बनवाया था, जयपुर में, ठीक है। न्यू दिल्ली में या दिल्ली आप लोग बोल लीजिए, उन्होंने बनवाया है, ठीक है। उसके बाद में उज्जैन में, उज्जैन के अंदर में उन्होंने बनवाया है, ओके। मथुरा और एक वाराणसी के अंदर में, वाराणसी में, ठीक है। लिखते जाइए आप सभी लोग। तो जयपुर के अंदर में बनाया उन्होंने, दिल्ली में बनाया, उज्जैन में बनाया, मथुरा में और वाराणसी में। तो टोटल कितने हो गए? उन्होंने 5 बनवाए हैं। अब आप लोग इसमें से आंसर कीजिए कहाँ नहीं बनवाया उन्होंने। अभी आप लोगों ने लिखा है खुद ने, तो अब आप लोग बता सकते हो कहाँ नहीं बनवाया उन्होंने, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी से आंसर करते जाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए फ्रेंड्स, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आप लोगों तक डायरेक्टली पहुंचती रहे। चलिए बहुत बढ़िया, आंसर्स आप लोगों के आ गए हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर में फ्रेंड्स, ठीक है। इलाहाबाद के अंदर में
जिसको प्रयागराज के नाम से जानते हैं, वहां पर में उन्होंने नहीं बनवाया है। ठीक है, बाकी उज्जैन, मथुरा, वाराणसी इसमें बनवाया है। 2 और जगह है, वो कहां पर में वो आप लोग लिख दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। देखिए एक एग्जाम के अंदर में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉल्ड आइलैंड कंटिनेंट, विच इज कॉल्ड आइलैंड कंटिनेंट। आपको बताना है द्वीपीय महाद्वीप किसको कहा जाता है, अंटार्कटिका को, मेडागास्कर को, आइसलैंड को या ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, मैं पोल भी आप लोगों की तरफ में पुश कर रहा हूँ फ्रेंड्स, होपफुली आप लोग जो है इसका आंसर पोल में भी कर दोगे। पोल आप लोगों की तरफ में जा चुका है, जल्दी से बता दीजिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं आप लोगों के, काफ़ी सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं सी, काफ़ी सारे बच्चे ए आंसर कर रहे हैं, कई डी आंसर कर रहे हैं। ओके, तो जो करेक्ट आंसर है आप लोगों का इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, वो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, सबसे छोटा वाला कंटिनेंट, और यही जो कंटिनेंट है केवल 57, अभी देखिए जब मैंने आंसर जब तक बताया नहीं था तब तक केवल 57% लोगों ने सही आंसर दिया था। अभी बता चुका हूं तब भी केवल 60% लोग ही है जिन्होंने सही आंसर किया हुआ है। अब आंसर कर रहे हैं काफी सारे लोग इसके अंदर में। ठीक है, जैसे मैं पोल को यहाँ एंड कर दूं अगर, तो 61% लोग थे जिन्होंने सही आंसर किया था, बाकी सबने गलत। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये। आइलैंड कंटिनेंट ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है क्योंकि ये सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, जितने भी महाद्वीप है हमारे दुनिया में, 7 महाद्वीप है कॉन्टिनेंट, उनमें सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। पूरी तरह से ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी गोलार्ध का मतलब होता है फ्रेंड्स आप लोगों का इस तरीके से, जो इक्वेटर है, ठीक है, इक्वेटर के नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, इक्वेटर के ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में है, तो ये एक पॉइंट आपको याद रखना, ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में है। ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसी वजह से इसको आइलैंड कंटिनेंट या द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है ये, इसी वजह से। ठीक है, चलिए अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर से एक बार दिखा दूं, ये है आपका इक्वेटर। ठीक है, और पूरी तरह से ये इक्वेटर के नीचे है, सदर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द बुक ट्रांसलेटेड एज रज़्मनामा ड्यूरिंग मुगल्स। मुगलों के समय में रज़्मनामा नाम से एक बुक बनाई गई थी। आपको बताना है ये बुक रज़्मनामा किस पुस्तक का ट्रांसलेशन है। रज़्मनामा किस पुस्तक का ट्रांसलेशन है। एक टफ वाला क्वेश्चन दूंगे आप लोगों को, जो महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन में आया था। ठीक है, मराठी भाषा में है, लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया ना, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा एडिट कर देता हूँ ताकि आप लोग इसको देख पाए, ठीक है, बेहतर तरीके से, और हम इसको जूम भी कर ले थोड़ा सा। लेकिन आपका कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ा देगा ये क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों को ये बता रहा है कि कैसे अगर आप लोगों ने ये लेक्चर अच्छे से देख लिए तो आप कोई भी स्टेट में जाकर कभी भी कोई भी एग्जाम दे सकते हो। मतलब आप भूखे नहीं मरोगे, आप लोग जो है अपने परिवार के लिए हमेशा अवेलेबल रहोगे। ठीक है, आप सभी लोग, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो रज़्मनामा जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने कि ये आपके महाभारत का ट्रांसलेशन है। देखो रज़्मनामा के अंदर में जो है ना, शब्द ही आप समझिए, ये फारसी भाषा का शब्द है रज़्मनामा, फारसी, या जिसको आप लोग इंग्लिश में पर्शियन भाषा बोलते हो। ठीक है, पर्शियन भाषा का शब्द है। अब जो ये रज़्म मतलब है, उसका मतलब ही होता है युद्ध, लड़ाई, और नामा मतलब उसके बारे में बातचीत। तो महाभारत में लड़ाई हुई ना, महाभारत कौरव और पांडवों के बीच में, तो अकबर के समय में इसका अनुवाद करवाया गया था। अकबर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसके समय में करवाया गया था, मुगलों में भी अकबर के समय में। ठीक है, मुगल काल मतलब अकबर के समय में अकबर ने, ठीक है, एक ट्रांसलेशन ब्यूरो का मतलब होता है जहां पर में अनुवाद करवाया जाता है, उस अनुवाद करवाने वाली जगह को उन्होंने नाम रखा था मख्तब खाना। क्या नाम रखा था उन्होंने, मख्तब खाना। ठीक है, अब ये खाना मतलब खाने वाला खाना नहीं है, वो जगह को खाना बोलते हैं। ठीक है, मख्तब खाना, ट्रांसलेशन ब्यूरो, ट्रांसलेशन जहां पर में होता था, ट्रांसलेशन का। ठीक है, और ये कहाँ बनाया गया था आप लोगों का, बता सकते कोई। ठीक है, जल्दी जल्दी बताइए कहाँ बनाया गया होगा, आप लोगों को क्या लगता है मख्तब खाना कहाँ बनाया गया होगा। अकबर जो है मैक्सिमम समय अपने समय काल के अंदर में कहाँ पर में रहता था, फतेहपुर सिकरी के अंदर में। वेरी गुड। ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम अकबर फतेहपुर सिकरी में रहा, तो फतेहपुर
सीकरी, आगरा के पास में एक जगह है, वहां पर में इसको बनाया गया था और ये जगह पे ही सारे ट्रांसलेशन के काम होते थे। तो महाभारत का ट्रांसलेशन भी यहीं पे करवाया गया था फारसी भाषा में रज़्मनामा के नाम से। तो रज़्मनामा महाभारत नाम की जो पुस्तक है उसका ट्रांसलेशन है फारसी भाषा में, अकबर के समय में करवाया गया था। 1100 से ज्यादा लोग यहाँ पर मैं देख रहे हैं फ्रेंड्स, 900 के करीब लाइक्स हो गए। जल्दी जल्दी से 1000 के पार आप लोगों ने, सभी लोगों ने मिलकर जो है लाइक का नंबर पे पहुंचाना है, ताकि ऐसे ही मुझे लगे कि यार आप लोगों के लिए और मेहनत करनी है। अब वो क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, जो मैं चाह रहा था कि आपको दिखाया जाए, क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है और आप देख सकते हो मराठी में, लेकिन दिखा क्यों रहा हूं, डायरेक्टली बता रहा हूं, एमपीएससी के डेप्यूटी कलेक्टर के एग्जाम में पूछा गया एनसीईआरटी सीटेट का कॉपी क्वेश्चन, सीटेट का क्वेश्चन है ये, सीटेट वाला, उससे कॉपी करके क्वेश्चन एमपीएससी में डेप्यूटी कलेक्टर के एग्जाम में पूछ लिया। तो आप लोगों का कॉन्फिडेंस कितना बढ़ जाना चाहिए आप खुद सोचिए, ठीक है। ऑप्शन नीचे में भी है, मैंने इसको हरा दिया यहां पर में, आप देखिए केवल, ठीक है, बीच में ऑप्शन यहां पर में देखिए। अगर हम बात करें यहां पर में आपके अगर भारत की, तो भारत में जो स्थानांतरित खेती है उसको क्या कहा जाता है, झूम की खेती बोलते हैं, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में झूम की खेती कहा जाता है। तो एक ही जोड़ी किसके साथ लगे, अच्छा मैं चलो आप लोगों को ना यहाँ पोल दे देता हूँ यार, ठीक है, देखा भी तो जाए कि कितने लोग आंसर कर पा रहे हैं, कितने लोग हैं जो डेप्यूटी कलेक्टर की एग्जाम के लिए भी रेडी हो जा रहे हैं जल्दी जल्दी से। तो देखिए भारत के अंदर में झूम की खेती बोला जाता है, 8वीं कक्षा की ज्योग्राफी की पुस्तक में दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी में भी आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा वो नो कहाँ से हो गया यार, वो बी है, ठीक है, एनओ जो लिखा हुआ है ना उसको बी समझ जाना आप लोग, ठीक है। चलिए, तो एक ही जोड़ी जो है वो 4 के साथ में लगेंगी आप लोगों की। मध्य अमेरिका के अंदर में, ठीक है, मध्य अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका के अंदर में इसको कहा जाता है आप लोगों का मिल्पा, सेंट्रल अमेरिका बोलो, या फिर इसको मैक्सिको भी आता है कई बार लिखकर, मैक्सिको, ठीक है, सेंट्रल अमेरिका या फिर मैक्सिको, ठीक है। जो मैक्सिको है आप लोगों का, ठीक है, मैक्सिको के अंदर में जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, मैक्सिको के अंदर में इसको मिल्पा के नाम से जानते हैं, तो मैक्सिको में कहते हैं मिल्पा। तो ए की जोड़ी लगेंगी 4 के साथ में, बी की जोड़ी लगेंगी आप लोगों की मिल्पा मतलब 3 के साथ में, ठीक है। तो आंसर खत्म हो गया, 4 और 3 एक ही जगह पे दिया हुआ है आपका, और जगह पे तो दिया ही नहीं है, खत्म क्वेश्चन, ठीक है। वो नो जो लिखा हुआ है ना वो समझ जाना आप लोग, वो बी है, वो उसका आप लोगों को दिया हुआ था, तो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। जितने भी लोगों ने वहां पर सेकंड नंबर पे लगाया हुआ है उन लोगों का आंसर सही है। ब्राजील में इसको कहा जाता है रोका, आपको बताया था ना, रोका मतलब होता है सगाई, और सगाई के अंदर में आप जो एक गाना था, आज है सगाई सुन लड़की के भाई जरा नाच के हमको दिखा, तो वो रोका में वो नाच के, ब्राजील वाले गाने पे नाच के दिखाया फिर उसने, ठीक है, राजू ने जो है वो ब्राजील वाला गाना जो था उसमें नाच के दिखाया। इंडोनेशिया में इसको कहा जाता है लदांग, वो मराठी में लडांग लिखा हुआ है, हिंदी में लदांग लिखते हैं अपन उसको, ठीक है, लदांग इंडोनेशिया में। सिंपल, कितना इजी क्वेश्चन था और आप लोगों ने सॉल्व कर लिया इसको। तो ऐसे ही जो है फ्रेंड्स आप लोग आगे में भी इसको सॉल्व कर सकते हो, जितने भी क्वेश्चन है आप लोगों के, आराम से, ठीक है। चलिए गुड। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये जो है आप लोगों का आज का हम लोगों ने लेक्चर रखा था। अगर आप लोग चाहते हो कि ऐसे ही मैं आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चंस करवा दूं तो सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहिएगा आप सभी लोग, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली कल या फिर परसों मैं आप लोगों को एक फॉर्म दूंगा, तो कल सभी लोग आ जाएंगे फ्रेंड्स सेशन के अंदर में लाइव एग्जैक्ट 5 बजे, ठीक है। मैं आप लोगों के साथ में एक फॉर्म शेयर करूंगा, उस फॉर्म को जितने भी लोग हैं जो सीटेट दे रहे हैं, ठीक है, वो फॉर्म को फिल करेंगे। आप लोगों को वो सक्सेस की टीचिंग परीक्षा सक्सेस की जो है वो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के घर तक पहुंचाई जाएगी, ताकि आप लोग और ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी जो है पढ़ाई कर सके आप लोग, ओके, अपनी पढ़ाई को और ज़्यादा आगे बढ़ा सके, सफलता हासिल कर सके। आपको कुछ मोटिवेशनल कोड्स भी भेजे जाएंगे, कुछ टेक्निक्स है, कुछ न्यूमेरिक्स है, सारी चीज़ें आप लोगों को भेजी जाएंगी। ओएमआर शीट सबसे इंपॉर्टेंट, आपको टेस्ट दिया जाएगा, आप स्कैन करेंगे आप लोग जो है वो टेस्ट आपके मोबाइल में खुल जाएंगे, मोबाइल में देखते देखते आप उसमें ओएमआर शीट के अंदर में वो टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, और जहां शेयर कर सकते हो वहां शेयर जरूर कर देंगे फ्रेंड्स। जितना ज़्यादा दिखेगा कि यार बच्चे लोग सपोर्ट करें, उतना ज़्यादा हम भी उनके लिए और ज़्यादा करेंगे, तो एक परिवार के रूप में हम लोग फिर काम कर सकते हैं, ठीक है, दोनों तरफ से, ओके। चलिए, तो मिलते हैं फ्रेंड्स हमारे कल सेशन के अंदर में हम लोग, ठीक है, एग्जैक्ट 5 बजे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप लोग जो है फ्रेंड टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन डाउनलोड करके रख सकते हो, वहाँ पर मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी, उसके ऊपर में भी फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को टीचिंग परीक्षा का जो सीटेट वाला कोर्स है उसमें चले जाइए, जो बाकी के कंटेंट है बट कुछ चीज़ें उसमें फ्री भी रखी हुई, ऊपर में ही इमेज वाला सेक्शन वगैरह फ्री रखा हुआ है, तो उसको आप लोग कर सकते हो। एंड बाय द वे थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का 1000+ जो है यहाँ पर मैं लाइक्स करने के लिए सेशन के बीच में ही, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, ठीक है। चलिए।
थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, बाय, थैंक यू।